हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ग्रेन फॉर ब्रेन। दोस्तों, न जाने क्यों हम अपनी भारतीय संस्कृति को खोते जा रहे हैं। इंग्लिश बोलना गर्व की बात लगने लगी है। इंग्लिश नहीं आना क्या इस बात का संकेत है कि आप में ज्ञान की कमी है। फ्रांस के साथ तो ऐसा नहीं है, वो अपनी भाषा फ्रेंच में ही बात करते हैं। अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको फ्रेंच सीखनी ही पड़ेगी। जर्मनी के लोग जर्मन में बात करते हैं, जापान के लोग जापानीज़ में बात करते हैं, रशिया के लोग रशियन में बात करते हैं। तो क्यों हमको हिंदी या संस्कृत बोलने में शर्म आती है। यहाँ तक कि हमको अगर कोई कमेंट भी करना होता है तो हम इंग्लिश में ही करते हैं, उसमें भी हमें हिंदी लिखने में शर्म आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ, गुलाम तो बनाया, देश को गरीब भी बनाया और साथ ही साथ हमारी संस्कृति भी छीन के चले गए। मैं ये नहीं कह रही कि इंग्लिश बोलना या सीखना गलत है। किसी भी लैंग्वेज का ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे अपनी भाषा को छोटा समझना गलत है। दोस्तों, आगे मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपको अपनी संस्कृत भाषा पर बहुत गर्व महसूस होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, मेरी बात मानो, संस्कृत ऐसी भाषा है जो आने वाले सालों में हर व्यक्ति सीखना चाहेगा। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। अहम गृहम गच्छामि, दैट मीन्स मैं घर जा रहा हूँ। इस सेंटेंस को आप थोड़ा सा फेर बदल करके लिखो, जैसे गच्छामि अहम गृहम, गृहम अहम गच्छामि, तो भी इसका मतलब वही निकलता है। चलो अंग्रेजी में एक सेंटेंस देती हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। इस सेंटेंस को आप इधर उधर करके लिखो, नहीं निकलेगा उसका वही मतलब। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए कि संस्कृत ऐसी भाषा है जो बहुत ही गहराई से सोचकर बनाई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब नासा के वैज्ञानिक अंतरिक्ष ट्रैवलर्स को मैसेजेस भेजते थे तो वो वाक्य उल्टे हो जाते थे। उन्होंने इसके लिए सब भाषाओं का प्रयोग किया, सबके साथ यही दिक्कत आई। आखिर में उन्होंने संस्कृत में मैसेजेस भेजे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि संस्कृत में वाक्य उल्टे हो जाने पर भी अर्थ वही देते हैं। जर्मनी के स्कूल्स में लोगों की भारी मांग पर संस्कृत शिक्षा को उपलब्ध कराया जा रहा है, परंतु संस्कृत सिखाने वाले शिक्षकों की कमी के चलते वो इस पर ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। नासा का कहना है कि 6th और 7th जनरेशन कंप्यूटर संस्कृत भाषा पर ही आधारित होंगे। संस्कृत में समानार्थी शब्दों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। अकेली हाथी के लिए भी संस्कृत में 100 से भी ज़्यादा समानार्थी शब्द हैं। कर्नाटक के मुट्ठुर गांव में आज भी लोग संस्कृत बोलते हैं। हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी में 10 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जबकि संस्कृत में 13 स्वर, 33 व्यंजन, 4 आयोग वाहक होते हैं। आप खुद ही देखो कितने सुनियोजित तरीके से बनाई गई हुई है ये भाषा। क की पूरी लाइन यानी क ख ग घ ण, ये सारे वर्ण कंठ यानी गले से निकलते हैं। च की लाइन तालु से, ट की लाइन मूर्धा यानी मुंह के अंदर के तालु से, और त की लाइन दंत यानी दांतों से, और प की पूरी लाइन ओष्ठ यानी होठों से, और बाकी के वर्ड यानी य, र, ल, व, श, श, स, ह, इन सब में से किसी पर्टिकुलर वर्ग में नहीं बैठते हैं, इसीलिए इन्हें विशिष्ट व्यंजन कहा जाता है। अब बात करते हैं स्वर की। तो संस्कृत में 9 मूल स्वर और 4 संयुक्त स्वर हैं। अब स्वरों को स्वर क्यों कहा गया है? क्योंकि इनका उच्चारण हम लंबे समय तक कर सकते हैं। जैसे अगर अ बोला जाए तो हम काफ़ी देर तक अ बोल सकते हैं, लेकिन व्यंजन क का उच्चारण बहुत देर तक करने पर आप वापस ही अ पर आ जाते हो, क्योंकि हर एक व्यंजन में एक स्वर जुड़ा हुआ है। देखा कितनी गहराई से सोची गई भाषा है ये। संस्कृत ग्रीक, लैटिन, जर्मन, गौथिक आदि अनेक भारत और यूरोपीय परिवार की भाषाओं की जननी भी है। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। संस्कृत हिंदू धर्म की सबसे पहली और पवित्र भाषा है। आज भी धार्मिक अनुष्ठानों, बौद्ध भजनों, मंत्रों, जैन ग्रंथों में इसका उपयोग किया जाता है। विद्वानों और पुस्तकों के मत के अनुसार इस भाषा के 2 प्रमुख पहलू हैं। पहला पहलू ब्रिटिश सरकार द्वारा लिखा गया है। ब्रिटिशर्स ने जो हिस्ट्री लिखी है उसके अनुसार संस्कृत का व्याकरण 800 ईस्वी पूर्व ऋषि पाणिनि ने लिखा था। अब इसमें कितना बड़ा झूठ छुपा है वो तो इस बात से नज़र आता है कि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी नाम करके एक किताब लिखी है, उसमें पहले के व्याकरण ज्ञाताओं के नाम भी लिखे हुए हैं।
इन अंग्रेज़ों ने हमारे इतिहास को 3500 वर्ष पूर्व में ही समेटने की कोशिश की है। संस्कृत को तो देवताओं की वाणी कहा जाता है। वर्तमान में प्राप्त सबसे प्राचीन वेद संस्कृत में लिखे हुए हैं और जिनकी रचना कम से कम 2500 ईसा पूर्व की मानी जाती है। संस्कृत को पहले गीवाण भाषा और भारतीय नाम से पुकारा जाता था। ऋषि पाणिनि से पहले भी प्रसिद्ध व्याकरण इंद्र का था और उसी की परंपरा को आगे आचार्य भारद्वाज द्वारा बढ़ाया गया। फिर ऋषि पाणिनि ने उस पर विचार किया। ऋषि पाणिनि ने बहुत सारी चीज़ें पहले लिखे व्याकरण से ली और बहुत से नए नियम बनाए। जब ऋषि पाणिनि द्वारा व्याकरण के नए नियम बनाए गए तो इसे संस्कार की हुई भाषा बोला गया और इसी के तहत इसका नाम संस्कृत पड़ा। ऋषि पाणिनि के पूर्व के साहित्य को वैदिक संस्कृत और बाद के साहित्य को लौकिक संस्कृत कहा गया। इस तरह संस्कृत शब्द बनाने में ऋषि पाणिनि का बहुत बड़ा योगदान रहा। पाणिनि के समय को लेकर कई मतभेद हैं। कोई कहता है कि इनका जन्म 7वीं, तो कोई कहता है 5वीं, तो कोई कहता है 4वीं सदी ईसा पूर्व हुआ। ऋषि पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणकर्ता हुए। इनका जन्म स्थान पश्चिम भारत का गंधार है। इन्होंने व्याकरण से संबंधित कई पुस्तकें लिखी हैं जिनमें सबसे प्रचलित अष्टाध्यायी है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि संस्कृत को भी सीखना शुरू कीजिए, जिससे आने वाला भारत कम से कम इस बहुमूल्य भाषा को न भूलें। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर